नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों हमने पूर्व की क्लास में चर्चा की थी राष्ट्रपति के बारे में और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि अब हम जो इस क्लास में बात करेंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं और उन शक्तियों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। मित्रों, राष्ट्रपति की सामान्यतः दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक तो सामान्यकालीन शक्तियां होती हैं और एक आपातकालीन शक्तियां होती हैं। तो इनको हम बड़े ही विस्तृत रूप से इनका अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां दो भागों में इनको हम बांट लेते हैं। एक तो है सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां और एक हैं आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में किन किन शक्तियों को शामिल किया जाता है? सामान्यकालीन शक्तियों में सामान्यतः कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां। ये तो क्या है? सामान्यकालीन शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। इन शक्तियों को शामिल किया जाता है किसमें? सामान्यकालीन शक्तियों में। अब बात करें हम कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में किया गया है। कौन से में किया गया है? संविधान के भाग 18 में किया गया है। ये आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई है। किस संविधान से ली गई हैं? जर्मनी के संविधान से ली गई है। इन आपातकालीन शक्तियों में सामान्यतः 3 प्रकार की शक्तियों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी हैं? एक तो अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 352। और कौन सी शक्तियां इसमें? युद्ध, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल। इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। यानी अनुच्छेद 352 में जो आपातकालीन शक्ति है उसका क्या नाम है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। दूसरी जो आपातकालीन शक्ति है वो कौन सी है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 इसको बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता। क्या बोलते हैं इसको? संवैधानिक तंत्र की विफलता। और इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन। एक जो तीसरी शक्ति है वो कौन सी है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय
आपातकाल। इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां दी गई हैं संविधान के द्वारा। एक सामान्यकालीन शक्तियां होती हैं और एक क्या होती हैं, आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में हम किसको शामिल करते हैं, कार्यपालिका शक्तियों को, विधायी शक्तियों को, न्यायिक शक्तियों को और वित्तीय शक्तियों को। और आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 3 को हम 3 अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। एक तो 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, एक 356 पढ़ेंगे जिसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन, एक अनुच्छेद 360 को पढ़ेंगे, इसमें क्या है, वित्तीय आपातकाल। इस प्रकार से हम इन सभी शक्तियों का अध्ययन करेंगे, एक एक शक्तियों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी सामान्य शक्तियां होती हैं। सामान्यकालीन शक्तियों में हम सबसे पहले किसको रखेंगे, कार्यपालिका शक्तियों को। किसको रखेंगे, कार्यपालिका शक्तियों को। कार्यपालिका शक्तियां कि भारत के राष्ट्रपति के पास सामान्यकालीन शक्तियों में ये कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी होती है, तो देखो एक अनुच्छेद पढ़ा था हमने 53, पूर्व की क्लास में इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। इस अनुच्छेद 53 में क्या है कि संविधान की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कौन सी शक्तियां निहित होती हैं, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करता है या फिर किसके माध्यम से करता है, अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। जो संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं, जो कार्यपालिका शक्तियां दी गई हैं, उनका प्रयोग या तो राष्ट्रपति स्वयं करता है या फिर अधीनस्थों के माध्यम से करता है। अब ये अधीनस्थों के बारे में हमने पढ़ा था, कौन होते हैं, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। एक जो अनुच्छेद है 75 का भी सेक्शन कौन सा, 1, इसमें भी भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का ही उल्लेख है। और 75(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। किस शक्ति के तहत नियुक्ति करता है, कार्यपालिका शक्ति के तहत नियुक्ति करता है। यही अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। लेकिन सलाह किसकी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की। देखो प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति करता है राष्ट्रपति तो किसी की भी सलाह नहीं लेता है। सामान्यतः लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति कर देता है। या तो किसी एक दल का होना चाहिए या फिर एक दल का नहीं है तो अन्य कई दलों से मिलकर गठबंधन की सरकार जो बनती है उसके सर्वमान्य नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सलाह आवश्यक होती है किसकी, प्रधानमंत्री की। उसके बाद ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है, 75 का 1 कहता है। अब इस कार्यपालिका शक्तियों में सामान्यतः नियुक्तियों से संबंधित ही राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं कि भारत सरकार के जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं उन पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधित जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति में शामिल की जाती है, कार्यपालिका शक्तियों में। अब देखो कौन कौन से पदाधिकारियों की भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है इस कार्यपालिका शक्ति के तहत।
पढ़ क्या रहे हैं हम? कार्यपालिका शक्ति। किसकी पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। और इस कार्यपालिका शक्तियों में हम पढ़ेंगे किसकी? नियुक्ति संबंधी, कि भारत का राष्ट्रपति किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। भारत का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है कौन? महान्यायवादी। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है कौन? महान्यायवादी। राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसी नियुक्ति संबंधित शक्तियों में नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत भारत का राष्ट्रपति केग की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? 124। आर्टिकल 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करता है। और कौन सी शक्ति के तहत करता है ये? कार्यपालिका शक्ति के तहत करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश इन सब की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है। यानी इसी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत का राष्ट्रपति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का और अन्य न्यायाधीशों का सभी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही करता है। सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। किस शक्तियों के तहत करता है ये नियुक्ति? कार्यपालिका शक्तियों के तहत भारत का राष्ट्रपति सभी राज्यों में एक एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आर्टिकल कौन सा कहता है ये बात? 155 कहता है। ये तो कुछ राज्यों की बात हुई। हमारे यहां पर कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर उपराज्यपाल व प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। क्या नियुक्त किए जाते हैं? उपराज्यपाल और प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। ये बात कहता है अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति उपराज्यपाल व प्रशासकों की नियुक्ति करता है। बात करें हम कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष तथा उन सभी सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। यानी एससी व एसटी आयोग के अध्यक्ष तथा इनके सदस्यों की नियुक्ति, भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? एससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तो की जाती है आर्टिकल 338 के तहत, और एसटी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 338 के तहत की जाती है।
भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? 324। अनुच्छेद 324 के तहत भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन सी शक्तियों के तहत करता है? कार्यपालिका शक्तियों के तहत करता है। जैसे अन्य कई आयोग हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है। इन सभी आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। और ये नियुक्ति करने की जो शक्ति है, वो शक्ति कौन सी शक्ति कहलाती है? कार्यपालिका शक्ति कहलाती है। एक अनुच्छेद है 78, जिसमें सामान्यतः प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 78 में किसका उल्लेख है? पीएम के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसी पीएम के कर्तव्यों में एक राष्ट्रपति की शक्ति है और वो कार्यपालिका शक्ति में शामिल की जाती है। और अनुच्छेद 78 का भी क्लोज नंबर 2 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए गए निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। यानी जो मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है, मंत्रिपरिषद ने कोई भी निर्णय लिया है, तो इस निर्णय की सूचना प्रधानमंत्री से भारत का राष्ट्रपति ले सकता है। और ये सूचना लेने की शक्ति कौन सी शक्ति कहलाती है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति कहलाती है। इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियों में नियुक्ति संबंधित शक्तियां होती हैं। नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। तो सामान्यतः जिन व्यक्तियों की भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, उनको हटाता भी भारत का राष्ट्रपति है। सभी के नहीं, लेकिन कुछ पदाधिकारियों के बारे में ऐसा है। तो देखो, जैसे हमने पढ़ा कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ऐसा बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? 75 का 1 कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लेकिन 75 का 2 ये बात कहता है कि ये मंत्रिपरिषद के सदस्य, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकते हैं। यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक ही वो मंत्रिपरिषद के पद पर रहते हैं। तो ये शक्ति भी, यानी कभी भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है, उनसे त्यागपत्र ले सकता है। तो इस वजह से ये शक्ति भी कौन सी शक्ति कहलाती है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति ही कहलाती है। एक महान्यायवादी है जिसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल होते हैं, उन राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहता है। यानी सामान्यतः वैसे कार्यकाल तो राज्यपाल का 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके बारे में संसद पहले प्रस्ताव पारित करती है और उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश से ही उनको पद से हटाया जाता है। जैसे देखो, सुप्रीम कोर्ट का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, इनके लिए पहले संसद प्रस्ताव पारित करती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया चालू करती है। यदि
वह प्रस्ताव संसद पारित कर देती है इनको हटाने का, उसके बाद राष्ट्रपति अपने आदेश से ही इनको हटा सकता है। यानी संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया है मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों के बारे में कि इनको हटाना है, उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश से ही इनको हटाया जाता है। ये आदेश देने की शक्ति कौन सी शक्ति में शामिल होती है? कार्यपालिका शक्तियों में शामिल होती है। इसी के दौरान देखो, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन जब उनको हटाया जाता है पद से, तो पहले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के बारे में उनकी जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। सर्वोच्च न्यायालय है जो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इनके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन जब इनको हटाया जाता है तो पहले सुप्रीम कोर्ट इन पर जो आरोप हैं उनके बारे में क्या करता है? जांच करता है। जांच करने के बाद में राष्ट्रपति के आदेश से ही इन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाया जा सकता है। ऐसे क्या है, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। देखो मित्रों, इन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन इनको पद से राज्यपाल नहीं हटा सकता है, पद से इनको बर्खास्त राज्यपाल नहीं कर सकता। पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करता है और उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की, और नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास होती है। इस प्रकार से ये जो शक्तियों का हमने अध्ययन किया है, ये सभी शक्तियां किसमें शामिल की जाती हैं? कार्यपालिका शक्तियों में शामिल की जाती हैं। अब यदि हम बात करें अगली शक्ति की, तो वो कौन सी शक्ति है? 2 नंबर में लें तो विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां पढ़ क्या रहे हम? राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियां, और सामान्य कालीन शक्तियों में हमने कार्यपालिका शक्तियों का अध्ययन किया। उसके बाद हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? विधायी शक्तियों का। देखो, यदि कहीं आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उनका आंसर दूंगा। बाकी आराम से समझना है इनको, विस्तृत रूप से सभी शक्तियां समझ में आ जाएंगी। ये तो सामान्यकालीन शक्तियां ही हैं, समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो विधायी शक्तियों में हमें क्या अध्ययन करना है? देखना है कि राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्तियां होती हैं। देखो, विधायी शक्तियों में हम पढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संघ की एक संसद होगी। क्या होगी? संघ की एक संसद होगी जो कि 2 सदनों से मिलकर बनेगी। संघ की एक संसद होगी जो 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जो 2 सदनों से, और 2 सदन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। राष्ट्रपति भी शामिल होता है। यानी संसद कैसे बनेगी? 2 सदन और राष्ट्रपति से संसदें बनती है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? 79 कहता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति भी संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? अभिन्न अंग होता है।
आपको पूछा जाए कि संसद के अंग कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब इसी विधायी शक्ति में आगे की हम बात करें तो क्या है कि राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियों में क्या क्या शक्तियां होती हैं कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। क्या कर सकता है? आहूत कर सकता है। और आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना, यानी संसद के सेशन को बुला सकता है। ऐसी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। संसद की बैठकों को बुलाने की शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होती है। संसद के सत्र को आहूत करता है तथा संसद के सत्र को सत्रावन कर सकता है। सत्रावसन। सत्रावसन का मतलब क्या होता है? समाप्ति, यानी समाप्ति की घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। बुलाने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और संसद के सत्र को समाप्त करने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है, अर्थात लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। देखो, सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा को जब भंग करता है तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की उसमें सिफारिश होती है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्या पढ़ा हमने? संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, अर्थात बुला सकता है। संसद के सत्र की सत्रावसन की घोषणा कर सकता है, अर्थात समाप्ति की घोषणा करता है। लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। ये किस शक्तियों में शामिल होती हैं? ये शक्तियां किस में शामिल होती हैं? विधायी शक्तियों में शामिल किया जाता है। कौन सी में? संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसन करना तथा लोकसभा को भंग करना। इसी में क्या है कि मनोनयन की शक्ति, मनोनयन की शक्ति। अब ये मनोनयन की शक्ति क्या है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत, किसके तहत? 331 के तहत 2 आंगल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह कौन सी शक्ति है? उसकी विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये एंग्लो इंडियन सदस्य कौन होते हैं, ये चर्चा हम आगे करेंगे जब लोकसभा का चैप्टर पढ़ेंगे उस समय। मित्रों, साथ ही में आपको समझने की बात है कि हाल ही में लेटेस्ट, अभी करंट का ही मुद्दा है कि संविधान में एक संशोधन किया गया है 104वां। 104वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता था, अर्थात जो आंग्ल भारतीयों को यह आरक्षण प्राप्त था, इस संविधान संशोधन के तहत यह आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। फिर से सुन लेना, 104वें संविधान संशोधन के तहत 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता था, इसको अब समाप्त कर दिया गया है कि भविष्य में राष्ट्रपति अब इन आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत नहीं करेगा। ये समाप्त हो चुके हैं। ये तो आर्टिकल 331 की बात थी। अब एक अनुच्छेद है 80, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। क्षेत्र कौन से होते हैं? 4 क्षेत्र होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा।
समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये मनोनयन से संबंधित शक्तियां जो किसमें शामिल होती हैं, विधायी शक्तियों में। अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था और 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने क्षेत्रों से? 4 क्षेत्रों से। कला है, साहित्य है, विज्ञान है, समाज सेवा। इसको आपको ध्यान रखना है। 104वें संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय सदस्यों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। भविष्य में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेगा। याद रखना है, लेटेस्ट मुद्दा है। देखो विधायी शक्तियों में और क्या है कि भारत का राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 108 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन बुला सकता है। संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, बैठक बुला सकता है। समझना है इसको। पहली बात तो ये संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। कौन से आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। कौन सी शक्ति कहलाती है? विधायी शक्ति कहलाती है। संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति तो बुलाता है, लेकिन इस जॉइंट जो बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब क्यों बुलाई जाती है और किन किन अवसर पर बुलाई जा सकती है, यानी राष्ट्रपति के पास किस समय ये शक्ति होती है कि जब वह संयुक्त बैठक बुला सकता है? 3 अवसर पर राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है। कितने अवसर पर? 3 अवसर पर। कौन कौन से अवसर होते हैं? 3 देखना। नंबर 1, जब नई लोकसभा का गठन होता है, यानी जब नई लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा का गठन होता है, यानी कि नई जब लोकसभा चुनकर आती है तो उसकी जो पहली बैठक होती है तो वो जॉइंट बैठक होती है, और वो जॉइंट बैठक क्या कहलाती है? संसद की संयुक्त बैठक कहलाती है। तो ये जब नई लोकसभा का गठन होता है तो जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। दूसरी, जब संयुक्त बैठक कब बुला सकता है राष्ट्रपति, किस अवसर पर बुला सकता है? यानी वर्ष का जो पहला सत्र प्रारंभ होता है, और वर्ष का पहला सत्र कौन सा प्रारंभ होता है? बजट सत्र प्रारंभ होता है। कौन सा सत्र प्रारंभ होता है? बजट सत्र प्रारंभ होता है। नई जब साल लगती है और उसमें जो नया सत्र बुलाया जाता है वह सत्र भी क्या कहलाता है? जो पहली बैठक होती है वो क्या कहलाती है? संयुक्त बैठक कहलाती है। और ये संयुक्त बैठक भी कौन बुलाता है? इस समय भी भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। तीसरी जो बैठक बड़ी महत्वपूर्ण, एग्जामों में पूछी जाती है कि कब बुलाई जा सकती है संयुक्त बैठक, कौन सा अवसर होता है? कि जब किसी साधारण विधेयक पर, कौन सा विधेयक होना चाहिए? साधारण विधेयक। जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में, दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है। यानी साधारण विधेयक पर दोनों में मतभेद हो कि लोकसभा कुछ मानती हो, राज्यसभा कुछ मानती हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसका निर्णय करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है। और आज तक भारत के इतिहास में साधारण विधेयक के मामले में जब बैठक बुलाई गई संयुक्त बैठक, तो 3 बार बैठक बुलाई जा चुकी है। 1961 में,
1978 में, 2002 में बुलाई जा चुकी। इस प्रकार से संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भी किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है? विधायी शक्ति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। विधायी शक्तियों में कौन सी शक्ति है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में शामिल है? विधायी शक्तियों में। पहली बात तो हमें समझना है कि यह अध्यादेश ही क्या होता है और कौन से अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है। अध्यादेश क्या होता है? देखो, एक जो विधेयक होता है और जो कानून बन जाता है, विधेयक संसद से पारित होने के बाद, जिस प्रकार से कानून जो पारित होकर बना है और वो कानून काम करता है, वैसे के वैसे हालत में अध्यादेश भी एक टेम्परेरी रूप में कानून की तरह ही काम करता है। यानी जैसे कानून काम करता है वैसे ही अस्थायी रूप में अध्यादेश काम करता है। अब ये अध्यादेश जारी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कब जारी करता है? यानी किस परिस्थिति में भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? यानी संसद का जब सत्र नहीं चल रहा हो, संसद की बैठकें नहीं हो रही हो और उस समय देश को किसी अति आवश्यक कानून की जरूरत हो जाए, यानी कोई आवश्यक कानून की जरूरत हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और ये अध्यादेश अस्थायी कानून के रूप में काम करता है। अनुच्छेद कौन से के तहत करता है? 123। अब इस अध्यादेश का समय कितना होता है कि कितने समय तक अध्यादेश काम कर सकता है? देखो, जब संसद की बैठक प्रारंभ होती है, संसद का सत्र होता है और सत्र का जो प्रथम बैठक होती है, पहले दिन की प्रथम बैठक, इस बैठक से प्रथम बैठक से अगले 42 दिन मतलब 6 सप्ताह अध्यादेश प्रथम बैठक से अगले 42 दिन 6 सप्ताह के भीतर भीतर संसद के द्वारा पारित होना चाहिए। यदि संसद इसको पारित कर देती है प्रथम बैठक से 6 सप्ताह के भीतर, तो यह एक स्थायी कानून बन जाता है और यदि पारित नहीं करती है तो फिर यह अध्यादेश समाप्त हो सकता है। अधिकतम समय अवधि कितनी होती है? अध्यादेश की अधिकतम समय अवधि होती है 6 माह और 6 सप्ताह। कितनी होती है? 6 माह और 6 सप्ताह। अब ये कैसे? जैसे मान लो आज के दिन संसद का सत्र समाप्त हुआ है, इस दिन संसद का सत्र समाप्त हुआ है। मान लो आज कोई तारीख है, 3 तारीख मान लेते हैं कि 3 तारीख को संसद का सत्र समाप्त हो गया और 4 तारीख को ही राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। अब हमारे संविधान में एक नियम है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह का गैप हो सकता है, यानी अगला जो सत्र प्रारंभ होगा उसमें कितना समय लग सकता है? 6 माह का। तो मान लो जैसे 4 तारीख को अध्यादेश जारी किया है तो संसद का अगला सत्र कब प्रारंभ होगा? 6 माह बाद। तो 6 माह का ये समय शामिल हो जाएगा एक तो अध्यादेश का। उसके बाद जो प्रथम बैठक होती है 6 माह के बाद सत्र की, उसके 42 दिन मतलब 6 सप्ताह। इस प्रकार से एक अध्यादेश की समय अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है। इसके बीच भी राष्ट्रपति इस अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। जब राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस ले लेता है इस समाप्ति के बीच में, तो भी अध्यादेश समाप्त हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश का न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। दूसरी और क्या कंडीशन होती हैं कि संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा,
मान लो संसद के किसी एक ही सदन का सत्र चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कभी एक ही संसद का सत्र चल रहा हो तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब ये क्यों? क्योंकि हमारे यहां प्रावधान क्या है कि जब तक दोनों सदन पारित नहीं कर देते और राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं कर देता, जब तक कानून नहीं बनता है। अर्थात दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो यहां पर क्या है कि यदि एक ही संसद के सदन का एक ही सत्र चल रहा है तो भी क्या हो सकता है, विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता, अर्थात अध्यादेश को पारित नहीं किया सकता, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि समय अवधि के बारे में, ये 6 सप्ताह कब से शामिल होते हैं? यदि संसद का एक सत्र प्रारंभ हो जाता है पहले और एक सत्र प्रारंभ होता है कुछ समय के बाद में, तो बाद में जिस सदन का सत्र प्रारंभ होता है उस सदन की पहली तिथि से ही ये 6 सप्ताह शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अध्यादेश होता है और ये अध्यादेश राष्ट्रपति संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर जारी कर सकता है। संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर जारी कर सकता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति उस राज्य की राज्य सूची के विषय में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। इस प्रकार से ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो हमने एक तो कार्यपालिका शक्तियां पढ़ी हैं और एक क्या पढ़ी हैं, विधायी शक्तियां पढ़ी हैं। तो विधायी शक्तियों में हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा विस्तृत था विधायी शक्तियों का, कि संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावन कर सकता है, लोकसभा को राष्ट्रपति समय से पूर्व भंग कर सकता है। एक क्या होता है कि संयुक्त बैठक को बुला सकता है, अनुच्छेद कौन सा होता है 108, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। एक हमने क्या पढ़ा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढ़ी कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्र को किसी अति आवश्यक कानून की आवश्यकता हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस प्रकार से मित्रों आज की क्लास में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्तियों का अध्ययन किया है। इसके आगे की शक्तियों का वर्णन अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।